हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो अब तैयारी करेंगे हम जीत की। तो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज सुबह के बज चुके हैं 10। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 बजे आप और हम सब मिलकर के डिस्कस करते हैं अपना PYQ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल 2024 के लिए। तो ठीक 10 बजे आपको चैनल पर आ जाना है और अच्छे से अपनी क्लास को करना है। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज हम यूपी पुलिस भर्ती के लिए री एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज की तारीख में हम जो करेंगे, ये परीक्षा तिथि जो थी 17 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट हुआ था वही हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमने जो सीरीज उठाई है, घटना चक्र की सीरीज उठाई है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि घटना चक्र की हमने जो टॉप सीरीज थी उसके 10 के 10 प्रैक्टिस सेट, टॉप 75 क्वेश्चन मैंने हिंदी और जीके जीएस के आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। उसकी चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप सभी वहाँ जा करके अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा और कितना आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराया जा रहा है। तो ये सभी जानकारी आप सभी के लिए थी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। बीच में मैं आपको डिस्टर्ब ना तो हम करेंगे आपको, नहीं आप करेंगे। बिल्कुल हमारा फोकस जो रहेगा वो क्वेश्चन आंसर पर रहेगा। बस आपसे एक बात और बोलनी है कि अगर आपको चैनल पर आकर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यानी कि ये सीरीज में 73वें नंबर का क्वेश्चन था लेकिन हमारे लिए तो पहला क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका सही से आंसर लगाना है। आपको उसी प्रकार से बैठना है, उसी टेंडेंसी के लेकर बैठना है कि आप एग्जाम रूम में अपना एग्जाम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है तत्सम है। यानी कि तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास कुम्हार गधा, नव स्वर्णकार, पलंग या पीला, या डंडा या नाक। तो वे आपको शब्द बताने हैं जो तत्सम रूप हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 73 का आप देंगे मुझे आंसर। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी दीदी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नव और स्वर्णकार क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। आप कहेंगे कि कुम्हार का तद्भव तत्सम क्या होता है, तो आप बताएंगे कुंभकार। गधे का अगर आपसे पूछेगा कि गधे का तत्सम क्या होता है, तब आप बताएंगे गर्दभ। अगर आपसे पूछेगा पलंग का, तो आप बताएंगे पर्यंक। डंडा का पूछेगा तो दंड हो जाएगा। और नाक का पूछेगा तो नासिका। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं और आपको बहुत समझ में भी आया होगा। अगर आप पूछेंगे दीदी जैसे कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारे तत्सम हो गए, लेकिन आप इनके हमको तद्भव रूप और बताइए। तो नभ का बन जाएगा नया, नभ का बन जाएगा नया, और स्वर्णकार का बन जाएगा सुनार। क्या बन जाएगा? सुनार। तो ये होगी हमारे तत्सम के तद्भव, और इनके तत्सम क्या हो सकते थे वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया है। आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 आप सभी की स्क्रीन पर है। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि आपको नलिन और राजीव का साइनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है उपवन, उत्कर्ष, अंबर या कमल। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और हमेशा कोशिश ये करना कि क्वेश्चन का आंसर राइट हो। तो नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची शब्द है, तो आप बताएंगे कमल के पर्यायवाची शब्द है। साइनोनिम किसके हैं? कमल के, लोटस के। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब है। अगर आपसे ये पूछने लगे कि चलिए कमल के और क्या हो जाएंगे, तो सबसे कमल का हो जाएगा पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्म, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? पंकज। तो कभी कभी पंकज का एक आपको एक पंक्ति दे देगा कि कीचड़ में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द लिखिए, तो आपको वहाँ बताना होगा पंकज। तो आपको ये भी तैयार रहना है। नीरज, नीरज यानी कि नीर मान ले नीर, और जय माने होता है जन्म लेने वाला। तो नीर में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। इसको हम पुंडरीक भी बोल देते हैं। उत्पल भी इसका ही होता है। एक उपल और उत्पल में आपको जो सुनार्थ शब्द होते हैं ना, उपल और उत्पल, आपको यहाँ पर भी पूछता है। तो उपल जो होता है वो होता है पत्थर का, और जो उत्पल हो जाएगा ये किसका हो जाएगा? कमल का। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और एक हो जाता है कोक नद, कोक नद भी इसको बोल देते हैं। तो बहुत सारे आपको कमल के मैंने बता दिए हैं। आपका राइट आंसर बनेगा कमल। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि पूर्व और जो उत्तर होता है उसके बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं। इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो कौन सा होगा? ईशान होगा,
वायव्य होगा, आग्नेय होगा कि नैऋत्य होगा? तो क्वेश्चन नंबर 75 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे पूर्व और उत्तर के जो बीच की दिशा होती है उसका सही जवाब बनेगा ईशान, यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। चलिए मैं आज ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर देती हूँ, चाहे वो पूर्व उत्तर से पूछे, चाहे उत्तर दक्षिण से पूछे, चाहे वो आपसे किसी भी दिशा का पूछे, आप आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे आप, तो आप बताएंगे कि ये हमारी दिशाएं होती हैं, ठीक है। इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है साउथ, उधर की तरफ होता है वेस्ट। तो आपको पता चल गया ये है उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। अगर वो आपसे पूछे कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे ईशान। क्या बताएंगे? ईशान। आप ध्यान से देखते रहेंगे, इसको ईशान लिखेंगे। अगर वो आपसे पूछे कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, आप बताएंगे नैऋत्य। क्या बताएंगे? नैऋत्य, ठीक है, यहाँ नैऋत्य लिख लेंगे। अगर वो पूछें आपसे कि पश्चिम और साउथ यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। एक मिनट, मैं एक बार इसको पूरा क्लियर करके समझाती हूँ, क्योंकि हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगी, तो यहाँ पर हमको लिखते रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, बीच की दिशा है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ, तो रेड पेन से मैं लिखती हूँ, तो ठीक है। अब आपसे पूछेगा उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो आप बताएंगे ईशान, ई फॉर ईशान, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व की हो जाएगी आग्नेय, तो मैं एक एक लेटर लिख दे रही हूँ। अगर वो आपसे पूछेगा पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण की हो जाएगी नैऋत्य। अगर वो पूछेगा आपसे उत्तर और पश्चिम के बीच की क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की हो जाएगी वायव्य। तो ये हमारी जो भी चार दिशाएं जो बनेंगी, जो मेन जो हमारी चार दिशाएं होती हैं, उनसे क्या है, चार उप दिशाएं भी बनती हैं, तो उनको हम कहते हैं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। अब कहेंगे दीदी हम भी इनमें क्या है कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको याद कैसे रखें। तो चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे। देखिए आपको सिर्फ दो लाइन याद रखनी है, बाई ना आई। जैसे कि बहुत सारे के घर क्या होती है, बाई लगी होती है खाना बनाने के लिए या काम करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि आज क्या है, बाई ने आई। तो बाई आप याद रखेंगे, इसको 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे, और आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेनी है, उसको ऐसे करके लिख लेना। तो 1 2 3 और 4 आप इसको ऐसे लगा लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा बाई, वायव्य, आई से ई से हो जाएगा ईशान, और यहाँ नय से हो जाएगा नैऋत्य, और यहाँ हो जाएगा आग्नेय। तो आप ऐसे चारों के आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है बाई ने आई, चारों के चारों आंसर आपसे निकल जाएंगे। थोड़ा बड़ा ही टाइम लगा है, लेकिन आपने अपने 4 क्वेश्चन यहाँ से पक्के कर लिए हैं। अगर इन फ्यूचर कोई भी अगर एग्जाम में आप बैठते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक का सही अर्थभेद दिया है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जरूर आएगा। ऑप्शन है प्रकृत और प्राकृत, दिया है एक भाषा ये यथार्थ, एक है शशधर, दूसरा है शशिधर, चांद और शिव, वर्ण और बाण, रंग और घाव, एक हो जाएगा विष, एक हो जाएगा विष, धन या जहर। तो कौन सा अर्थभेद सही है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जल्दी से कहेंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शशधर का मतलब होता है चांद और शशिधर का मतलब होता है सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले कौन थे, भगवान शिव थे। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का जवाब राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर के भी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, यानी कि आपको ये 4 वाक्य दिए हैं, कौन सा शुद्ध वाक्य है वही आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बी है 10 बजने में 15 मिनट है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है।
या ऑप्शन नंबर डी है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है वही आपको बताना है, यानी कि आपको सही वाक्य बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 77 का आप मुझे सही जवाब देंगे तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे कि दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। अब आप बताएंगे कि पहला ऑप्शन गलत क्यों है, तो जल्दी से आप बताएंगे वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आप बताएंगे इसका सही क्या हो जाएगा। देखिए बैठा नहीं करता, बैठ कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, बैठा नहीं आएगा, यहाँ आएगा बैठ कर। इसी वजह से ये सब क्या है, बाकी गलत हो गया है। आगे सवाल है कि 10 बजने में 15 मिनट हैं। तो आप बताएंगे 10 बजने में 15 मिनट हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 बजने को नहीं, 10 बजने में। तो ऑप्शन नंबर के बी तब सही होगा, इसलिए ये क्या गलत है। अगला सवाल है कि लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं या लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में कारक चिन्ह, कारक जो परसक चिन्ह थे उनकी गलती थी, और यहाँ पर क्या है क्रिया गलत लगाई हुई थी, बैठा नहीं बैठ कर होगा। तो सही जवाब क्या होगा वो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर के सी। और इनमें क्या गलती थी वो भी आपको पता चल गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, मुद्रिका, अजवाइन या बिहार। तो आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। कहते हैं ना किसी की पराधीनता स्वीकार कर लेना, मुद्रिका चलन में है, अजवाइन को पूरी में डाल दो। आपको पता होगा जब आपके घर पे पूरियां बनती होंगी तो उसमें अजवाइन डाली जाती है। और बिहार, चलो बिहार करने चलते हैं। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 78 में पुल्लिंग शब्द कौन सा है वही आपसे पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब हो जाएगा वो होगा बिहार। कहते हैं ना चलो बिहार करने चलते हैं, ये कहते हैं चलो बिहार करने चलती है। तो बिहार का मतलब होता है घूमने चलते हैं। तो आप क्या है इनको अगर वाक्य प्रयोग में लेके आएंगे तो आपको क्या है बिहार जो मिलेगा वो पुल्लिंग शब्द मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। यानी कि वो आपको शब्द पहचानना है कि जिसका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। अगर आपने मेरा टेस्ट नंबर 2 किया होगा तो मैंने वहाँ पर आपको एक वचन और सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले इन्हीं शब्दों को बताया था। अगर आपने वो क्लास कर ली होगी, अटेंड की होगी, ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से देंगे। तो प्राण है, दर्शन है, सोना है या हस्ताक्षर है। तो किसका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, 79 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे सोना क्या है, ये एक धातु है और जितनी भी धातु होती हैं उनको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी होगी, तो ये क्या है हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। देखिए कहते हैं ना उसके प्राण निकल गए, ईश्वर के दर्शन हो गए, अध्यापक के दर्शन हो गए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ये नहीं कहते कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये क्या होते हैं, सदैव बहुवचन शब्द होते हैं। अक्षत, जो हम चावल जो होते हैं जिनको हम पूजा में यूज करते हैं उनको अक्षत बोल देते हैं। तो अक्षत भी क्या है, वो भी सदैव बहुवचन में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब होगा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन नंबर है 80वां कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो आपको रेखांकित शब्द में पूछ रहा है कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का दीजिएगा सही जवाब। तो आपसे पूछ रहा है हे ईश्वर दया करो, तो रेखांकित शब्द में कौन सा है। संबंध है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है, आप बताएंगे कर्म कारक है। देखिए मैंने आपको बताया था जिसमें है, अरे, ओहो आता है वो संबंध में आता है। जैसे कि हे राम, ओहो, तो ये क्या होते हैं हम संबंध बोधक में, संबंध कारक में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए क्वेश्चन नंबर 80 का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा और सही जवाब भी किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको पढ़िएगा और पढ़ के इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। जल्दी है, ताप है, शांति है, काज है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है, यानी कि तत्सम शब्द दिए हो गए और आपको क्या है उनमें से तद्भव और तत्सम को पहचान कर तद्भव शब्द की आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो काज क्या है वो तद्भव शब्द है। काज क्या है, तद्भव शब्द है। और ये बताएंगे
आप बताएंगे जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत से आए मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, और हिंदी भाषा के आधार पर इनसे बनने वाले शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये तो आपको उनकी परिभाषा पता चलेगी। अब आप कहेंगे जब तद्भव शब्द काज है तो इसका तत्सम क्या होगा, तो आप बताएंगे कार्य है। कार्य क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो आई होप आपको तद्भव और तत्सम की परिभाषा भी पता चल गई होगी, काज का आपको तत्सम भी पता चल गया होगा, क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 82 आप सभी के सामने है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे हर बार कह रही हूँ हर प्रैक्टिस सेट में कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको PYQ देखकर या प्रैक्टिस सेशन को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, किस टॉपिक पर फोकस नहीं करना है। तो इसलिए कहते हैं कि PYQ लगाइए और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द पर इतनी अच्छी कमांड कर लेनी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बताइएगा अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। अब है, अभी है, ए है या अभी है। तो आप बताएंगे पहले तो आपको अभिभाषण शब्द में से मूल शब्द निकालना आना चाहिए। अगर आपने मूल शब्द को अलग कर लिया तो 100% आप उपसर्ग और प्रत्यय बनाकर ले जाएंगे। तो जल्दी से बताएंगे, मैं आपके इंतजार कर रही हूँ आपके शब्द का। तो आप बताएंगे अभिभाषण शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है अभी। क्या लगा है, अभी। अगर वो पूछेगा आपसे मुझमें मूल शब्द क्या था तो आप बताएंगे भाषण। तो भाषण क्या था, आपका मूल शब्द था और इसमें इन्होंने क्या लगाया था, अभी प्रत्यय को जोड़ा था। तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर बना अभी, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है। और उसमें अगर आपसे पूछता कि मूल शब्द क्या था तो आप बताते इसमें मूल शब्द है भाषण। तो क्वेश्चन नंबर 82 आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 83 है। मुझे लगता है कि इसका नंबरिंग कट गई है, बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 83 है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो 83 का दीजिएगा सही जवाब। तो पहले तो आपको रक्त रंजित का अर्थ पता होना चाहिए। रक्त रंजित का मतलब होता है कि रक्त से लथपथ, यानी कि रक्त से लथपथ हुआ, ये रक्त के द्वारा लिसा पुता। कितना कितना रक्त से रक्त पुता है। तो आप बताएंगे रक्त रंजित के लिए जो सही शब्द बनेगा समास कौन सा बनेगा। तो रक्त से पुता हुआ, रक्त से रंगा हुआ, तो आप कह देंगे इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछती हूँ स्टूडेंट कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से। एक अव्ययभाव समास हो जाएगा, दूसरा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तीसरा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, चौथा आपका बनेगा द्वंद्व समास, फिर बनेगा आपका द्विगु समास और फिर बन जाएगा आपका बहुविग्रह समास। तो 4 समास तो आपको ऑप्शन में दिए हैं, तो 2 समास और होते हैं। तो 6 प्रकार के समास हमारे हिंदी में होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। रक्त रंजित में जो समास बनेगा, रक्त से रंगा हुआ, रक्त से लथपथ, ऑप्शन नंबर के ए तत्पुरुष समास रक्त रंजित में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 आप सभी के सामने है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। देखिए कल आपके क्वेश्चन में, मतलब जो सेट पेपर मैंने कराया था, तीसरा सेट पेपर, उसमें आया था कि यह सर्वनाम को किस उदाहरण से संबंधित है, यानी सर्व जो यह शब्द है वो सर्वनाम के किस उदाहरण से संबंधित है। तो मैंने आपको वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी आपको बताए थे। अगर वहाँ पर आपने क्वेश्चन किया होगा, देखिए हर क्लास को करना आपकी प्रायोरिटी बनती है, क्योंकि कोई ना कोई भी, अगर चाहे वो टेस्ट पेपर हो चाहे वो PYQ हो, हर PYQ क्या होता है, जब कोई एग्जाम के 3-4 शिफ्ट होती हैं तो हर शिफ्टों को लिंक करके बनाया जाता है। वहाँ पर आपसे निश्चित पूछा था, आज आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों, कब, कौन किसके उदाहरण है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर क्लास अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं चैनल को, तो जितनी क्लास उस सीरीज से हो जाती है वो सब करना आपकी प्रायोरिटी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण है।
अनिश्चितवाचक सर्वनाम के, निश्चितवाचक सर्वनाम के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के, निजवाचक सर्वनाम के। तो जल्दी से मुझे आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप बताएंगे क्यों, कब, कौन क्या होते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि क्यों, कब, कौन से हम किसी ना किसी चीज़ का प्रश्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि अनिश्चित सर्वनाम कैसे होते हैं, जैसे कि हो जाएगा कैसे, है कैसे हो भाई। अब कैसे क्या पता कैसे हो। निश्चित में यह वह हो जाएगा, और स्वयं, निज, और आप, अपने लिए जो आते हैं स्वयं, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पता चल गया, आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मद्रालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मद्रालय शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है, ये तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मद्रालय शब्द में कौन सी संधि है, ये आप मुझे आंसर कीजिएगा। तो 85 का ऑप्शन है मदिरा प्लस ल्य, मदिर प्लस आल्य, क्या मदिरा प्लस अल्य, या मदिरा प्लस आल्य। तो आप क्वेश्चन नंबर 85 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे मदिरालय शब्द में जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा मदिरा प्लस आल्य। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मदिरालय शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे दीदी इसमें क्या है, दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ संधि वो कैसे होगी, तो आप जैसे देख रहे होंगे मदिरा में यहाँ पे जो आ है, यहाँ से आ आएगा, और प्लस बाद में आल्य में से आ लेंगे, दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, और यहाँ क्या होगा, मदिरालय बन जाएगा। तो आपको कौन सा संधि विच्छेद होगा ये भी आपने सीख लिया, और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा ये भी आपने सीख लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को आप किस और नाम से जानते हैं वही आपको बताना है। निर्देशन चिन्ह के नाम से जानते हैं, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, कोष्टक चिन्ह के नाम से जानते हैं, कि उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो अवतरण चिन्ह को किस और नाम से जाना जाता है, तो 86 का जल्दी से जवाब कीजिएगा। तो आप बताएंगे जो अवतरण चिन्ह होता है उसको हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। यानी कि समझ लिए कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है। देखिए, अगर किसी के द्वारा कहेगा किसी फेमस वक्तव्य को, किसी के द्वारा कही गई फेमस उक्ति को, या किसी के स्लोगन को अगर हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपने ऐसे अवतरण चिन्ह दिखे होंगे, और यहाँ पर क्या है, आप कोई भी स्लोगन, कोई भी उक्ति, कोई भी वाक्य को लिखते हैं। ये अवतरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें आप सिंगल में लिखते हैं, और एक आप डबल में लिखते हैं। तो सिंगल में आप कोई जैसे कि शब्द, जैसे कि क्या लिख देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि की रचना की गई थी। तो गीतांजलि क्या है, मतलब बुक का नाम है। तो किसी भी बुक के नाम को, किसी के टाइटल को, नाम को हम सिंगल अवतरण चिन्ह में डिनोट करते हैं। अगर आपसे किसी की फेमस उक्ति को अगर डिनोट करेंगे तो आप उसको डबल अवतरण चिन्ह में डिनोट करेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको बताती हूँ जो और भी क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं। अगर वो आपसे पूछने लगे कि निर्देशन चिन्ह कैसा होता है, तो आप बताएंगे निर्देशन चिन्ह को आप इस तरीके से लिखते हैं। योजक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा सा, लेकिन होता निर्देशन चिन्ह के जैसा ही है। कोष्टक चिन्ह कैसा होता है, कोष्टक चिन्ह को हम ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। अर्धविराम में क्या होता है, ऊपर बिंदा लगा होता है, नीचे की तरफ ऐसे मिला हुआ होता है। अगर अब वो आपसे पूछेगा अल्प विराम, तो अल्प विराम में आप ऐसे लगा देते हैं। और फुल स्टॉप तो आपका ये होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, और इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि हिंदी में इस्तेमाल किए जाने वाले पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं। तो एग्जामिनर ने कई बार हिंदी के जो है PYQ बनाया है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो इसी तरीके से पूछा है, तो आपको आना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, और मैंने आपको डिटेल भी दी है। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 87 है नेक्स्ट स्लाइड पर कि सतसई शब्द में किसी प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। गणनावाचक का, समुच्चय बोधक का, आवृत्ति बोधक का, या अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण का। तो सतसई शब्द है ये, इसमें किसी प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आप मुझे देंगे सही जवाब। मैं आपके शब्द यानी कि क्वेश्चन का कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से सही क्वेश्चन देना। कोशिश ये करना कि सही क्वेश्चन करें, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन सवाल का आंसर सही आना चाहिए। तो आप बताएंगे दीदी जो सतसई शब्द में है, इसमें जो विशेषण, जो संख्या बोधक विशेषण का यूज है वो है समुच्चय बोधक का। सतसई का मतलब होता है कि 700, सतसई का मतलब है जिसमें 700 श्लोक का समायोजन किया गया हो।
700 श्लोक का जिसमें समायोजन किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, सतसई। और ये बिहारी जी के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसको बिहारी सतसई भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि गणनावाचक विशेषण कैसे होते हैं, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दूं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, गणनावाचक में बोलेंगे। 1 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, तो ये गणनावाचक में आएंगे। अगर वो आपसे पूछता आवृत्तिवाचक, अगर मैं आवृत्ति में हो जाएगा, जैसे लिख देंगे 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अगर हम गुना में लेकर चलेंगे तो उसको हम आवर्ती बोधक विशेषण बोल देते हैं। गणनावाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा अगर आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ऐसे लिखा आएगा तो वो आ जाएगा क्रमवाचक में। जैसे कि राम श्याम से चौथे स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक में। गणनावाचक में 1 2 20 30 ऐसे काउंटिंग करेंगे। और आवर्ती बोधक में आप क्या करेंगे, गुना, जैसे कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो अगर आपसे पूछेगा अपूर्ण बोधक में, तो अपूर्ण बोधक में होता है चौथाई, तिहाई, इसका 2.5 गुना। तो आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से ऐसे सेटिस्फाई करके आंसर लगा सकते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपका सीधा फोकस होना चाहिए कि आपने ध्यान से समझा। तो आप बताएंगे दीदी इसका ऑप्शन नंबर के सी सोना राइट आंसर होगा। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर क्या से होते हैं, सदैव बहुवचन शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि हे ईश्वर दया करो, इसमें जो हे ईश्वर में आ रहा है तो इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप बताएंगे। संबोधन कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको पिछली टेस्ट सीरीज में बता दिया था। आगे चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 81 भी रिपीट हुआ है कि कौन सा तद्भव सप्ताह, तो आप बताएंगे काज। और काज का तो तत्सम बनेगा, वो बनेगा कार्य, तो मैंने आपको पीछे बताया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है अभिभाषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी अभी। और इसमें मूल शब्द क्या है, भाषण। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फिर से 83 है कि रक्त रंजित में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। और समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। आगे चलेंगे। ये सवाल क्या है, रिपीट हो गए हैं। 84 में है क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण है, तो आप बताएंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिनसे हम प्रश्न करते हैं। आगे चलेंगे। आपका रिविजन हो गया साथ में ही। 85 में है कि मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मदिरा प्लस आलय, और इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। आगे बढ़ेंगे। अपतरण चिन्ह को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे अपतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। आगे की तरफ। सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होगा, आप बताएंगे समुच्चय बोधक का। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है राइट, ये नया क्वेश्चन है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्रिया भी मैंने आपको सारे प्रकार की डिस्कस कर दी है पीछे। अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करे ले लेंगे। तो आप बताएंगे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का देख जाएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इसका सही जवाब बनेगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, यानी कि उसको प्रेरणा दे कि भाई चिट्ठी लिख दे, चिट्ठी लिख दे, तो उसने चिट्ठी लिख दी है। राधा बोलती गई, पायल चिट्ठी लिखती गई। पायल ने क्या किया कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करके पायल से चिट्ठी लिखवा ली। तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग मतलब होता है किसी से किसी के द्वारा काम करवाया जाना, यानी कि मैंने आपसे काम करवा लिया, तो वो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया बनेगा कोई भी संज्ञा सर्वनाम से अगर हम क्रिया बना देते हैं तो उसको हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे कि लात से लतियाना, बात से बतियाना। पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बताई थी कि राम खाना खाकर सो गया, तो आपसे पूछेगा कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो राम खाना खाकर, तो खाना खाकर में क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इस प्रकार के वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए था 88 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए पहले आपसे इसी दिन यानी 17 तारीख की फरवरी को पहले तो आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा उपसर्ग, अब फिर क्वेश्चन नंबर अगले में पूछ लिया प्रत्यय। तो आप समझ सकते हैं कि ये
ये हमारा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चिल्लाहट में कौन सा आपको प्रत्यय वही बताना है, आहट है, चिल्ला है, हट है, या आप बताएंगे ची है। अगर आपको ये पता होगा कि प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ते हैं तो आप चिल्ला और ची को तो वैसे ही गलत कर देंगे क्योंकि ये आगे की तरफ शब्द जुड़े हुए हैं, तो बी और डी में से तो होगा नहीं। अब आपके पास बचे हैं 50-50। तो आप अगर मूल शब्द निकालना आता होगा तो आप क्या प्रत्यय को पहचान लेंगे। तो आप बताएंगे दीदी इसमें आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के आहट क्या है, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये हमारे क्वेश्चन का सही हो जाएगा जवाब। आप बताएंगे आहट प्रत्यय और किन किन शब्दों में जुड़ सकता है, जैसे कि गर्माहट। अगर मैं गर्माहट लिख दूं तो गर्माहट में तो आहट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। एक हो जाएगा कड़वाहट और दूसरा हो जाएगा घबराहट। तो इस प्रकार से क्या है आहट से बनने वाले शब्द थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में वाच्य क्या होगा। राम अभी सोएगा, इनमें से कोई नहीं, कर्तरी वाच्य है, भाव वाच्य है, कर्म वाच्य है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का दीजिएगा सही जवाब। राम अभी सोएगा वाक्य में कौन सा प्रकार का वाच्य है, तो आप बताएंगे इसमें क्या है, कर्तरी वाच्य है, क्योंकि राम क्या है, कर्ता है। क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि कर्ता वाच्य की पहचान कैसे होती है, देखिए अगर क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है तो वहां पर कर्तरी वाच्य होता है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए राम अभी सोएगा तो क्रिया पुरलिंग, अगर राम पुरलिंग है तो क्रिया भी कैसी है, पुरलिंग है, यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया चल रही है। अगर मैं राम की जगह सीता कर दूं कि सीता अभी सोएगी तो सीता क्या थी, स्त्रीलिंग, और क्रिया भी कैसी होगी, स्त्रीलिंग। अगर कर्ता के हिसाब से क्रिया जो क्रिया होती है अगर उसमें चेंज होता है तो समझ लीजिएगा वहां पर क्या है, कर्तरी वाच्य होगा, कर्ता के हिसाब से क्रिया हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कर्ता वाच्य मिलेगा तो आप क्या करेंगे, क्रिया वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग को चेंज करके देख लेंगे, आपके सवाल का जवाब बहुत आराम से मिल जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर इस एक्सप्लेनेशन को आपने अपने टेस्ट पेपर में अगर आप इसको यूज करेंगे तो 100% आपको आंसर मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। मैंने आपसे बताया है कि मुहावरे का कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, लेकिन लोकोक्ति एक पूर्ण सेंटेंस होती है और उसका उसी सेंटेंस में क्या है, उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तिल का ताड़ बनाना, आप बताएंगे इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठाना, आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तिल का आपने ताड़ बना दिया। तिल क्या होता है, छोटा सा होता है, और ताड़ का वृक्ष बहुत विशाल होता है, यानी कि छोटी सी बात को आपने बड़ा चढ़ा कर कह दिया। जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, बहुत छोटी सी बात थी उसको बड़ा चढ़ा करके आपने बहुत बड़ा बना दिया। तो 91 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। स्टूडेंट अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया होगा हिंदी का, तो मैंने वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष के बारे में फुल डिटेल में बताया था। जिन बच्चों ने सेट नंबर 3 कर लिया होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करके ले जाएंगे। मैंने कहा है ना, कोई भी सीरीज से अगर आपको जुड़ना है तो उसके द्वारा उसी सीरीज की कराई गई सारी की सारी सीरीज को आपको क्रम से करना पड़ेगा, तब आप क्या है कंटिन्यूटी में बैठ पाएंगे। वरना तो आपको रहेगा कि अरे ये तो मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया, तो जिंदगी भर आपको कन्फ्यूजन में ही जीते रहेंगे। और रही बात सिलेक्शन की तो वो तो छोड़ दीजिए। तो 92 का आप सही जवाब देंगे। इसको द्रष्टव्य बोलेंगे, स्थूल बोलेंगे, अपरोक्ष बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यानी कि आंखों के प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष में सामने। और परोक्ष का मतलब होता है परोक्ष, यानी के पर है, आंखों के पर है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो हम बताएंगे चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, तो ये लोकोक्ति है। पहले मुहावरा आया था फिर लोकोक्ति आएगा। तो इसमें से कौन सा सही है लोकोक्ति का अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 है जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों। तो आप बताएंगे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो हम बताएंगे अत्यधिक कंजूस होना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ हमको चलना है।
तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 94 है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का है, भयानक रस का है, रौद्र रस का है या विभत्स रस का है? तो क्रोध किसका कौन सा ऐसा रस है जिसका ये स्थायी भाव है? तो 94 का आप मुझे सही जवाब देंगे तो आप बताएंगे जो क्रोध है वो रौद्र रस का क्या है, स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे वो पूछेगा कि वीर रस का क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे उत्साह। अगर आपसे पूछेगा भयानक का तो आप बताएंगे भयानक का क्या होता है, भय। अगर आपसे पूछेगा विवश का तो इसका हो जाएगा घृणा या जुगुस्सा भी आप कह सकते हैं। तो चारों ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी के सामने है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? कल मैंने आपको सोरठा और दोहा क्लियर करे थे सेट नंबर 3 में, तो आज का टेस्ट पेपर तो आपको सेट नंबर 3 से ही क्लियर हो जाएगा। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं आपको ये बताना है। 16 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं कि 10 मात्रा होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब देना है आपको। आपसे पूछ रहा है द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ में सोरठा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बताएंगे 13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बताएंगे 11। यानी कि जो पंक्ति सम क्रम पे है उनमें 13 मात्राएं और जो विषम क्रम पे है आप बताएंगे 11 मात्राएं। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आपसे पूछने लगे कि मात्राओं के आधार पर सोरठा का उल्टा क्या होता है? तो आप बताएंगे सोरठा का उल्टा बनता है दोहा, क्योंकि दोहा में जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है इसमें 13 मात्राएं होती हैं और जो दूसरी और चतुर्थ पंक्ति होती है, दूसरी और चतुर्थ पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सोरठा और दोहा क्यों उल्टे होते हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? यानी कि जो समान धर्म है उसका होना अनिवार्य है। यमक अलंकार में, उपमा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में, श्लेष अलंकार में? तो क्वेश्चन नंबर 96 का दीजिएगा सही जवाब। तो मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार। तो आप बताएंगे समान धर्म का होना अनिवार्य है उपमा अलंकार में। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जहाँ उपमेय में की तुलना उपमेय से की जाती है, जहाँ उपमेय की तुलना समान रूप से हम उपमान से करते हैं, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब होगा हमारे। आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? हिस्सा में नहीं है, ब्याज में नहीं है, बांटना में नहीं है, भागना में नहीं है। तो भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो ब्याज है ना, ब्याज, इसका भाग शब्द से कोई भी संबंध नहीं है। देखिए हिस्सा भी भाग से संबंधित होता है, कितना कितना बांटा गया, कितना कितना भाग आया और भाग से बन जाएगा भागना। तो ये भी हमारे अनेकार्थी शब्द में आएगा, लेकिन ब्याज का भाग शब्द से कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर की बी हमारा सही जवाब है। आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 आप सभी के सामने है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए। आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल? तो वह बाजार जा चुका है 98 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे वह बाजार जा चुका है, तो आप बताएंगे आसन भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर के 98 का हो जाएगा सही जवाब। और आप सभी ने यह क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा। और ये होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के घटित होने का समय हाल फिलहाल में हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ पर क्या है? आसन भूतकाल होता है, या उसको हम पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया वाले प्रश्न भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर के 98 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब हो जाएगा। इसकी क्या परिभाषा होती है वो भी मैंने आपको पढ़कर सुना दी है और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। क्योंकि कुछ बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि दीदी ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। देखिए एक क्वेश्चन के 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं खेलना, थोड़ी बहुत आपको थ्योरी भी पढ़नी आनी चाहिए और आपने थ्योरी पढ़ी ही हो। तो ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन का जवाब आपको ऐसे दे दिया जाता है, बहुत एनालाइज के द्वारा आपको क्वेश्चन के जवाब दिए जाते हैं। और घटना चक्र जो है एक बहुत ही विश्वसनीय सीरीज है। आगे की तरफ चलेंगे। आगे हमारे 99 से लेकर 103 तक क्या है? गद्यांश है। गद्यांश को मैंने आज 2 भागों में तोड़ कर रखा है, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करवा दिया है।
अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं स्लाइड में वो करेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और खुद भी पढ़ना है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्अवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि लोग भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी है जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्री, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों को यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। हमारी तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा भी नहीं होती कि शरीर की वह जिस समाज का सदस्य है वो उसके मनोभाव, उपन्यास और वाक्य को किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। गद्यांश को थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसमें शब्द बहुत अटपटे से हैं और ये क्या है, हमारे संस्कृति से संबंधित है, साहित्य संस्कृति से संबंधित है, तो काफ़ी जटिल है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अब चलते हैं हम इनसे संबंधित क्वेश्चन की तरफ। तो आपने गद्यांश को पढ़ा होगा, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो इसको आप फिर से जाकर पढ़िएगा, तब आप इसे क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर हम आगे हैं कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक सर्वयोग्य नहीं मानते। ऑप्शन नंबर बी है, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँचा पाते, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब है कि भारतीय लेखकों की किस्मत क्यों खराब है, क्योंकि उनकी पुस्तकों को पढ़ने पर यहाँ के लोग क्या है, खुद को गर्व योग्य नहीं मानते हैं। कहते हैं जितनी भी हम इंग्लिश, जैसे कि आपको समझ में आता होगा ना, कोई अगर व्यक्ति हिंदी बोलेगा ना तो उसको आप इतनी वैल्यू नहीं देते, हम भी उसको उतनी वैल्यू नहीं देते। अगर कोई भी इंसान आकर 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल देगा तो हम उसको बोलेंगे बारे बारे तो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ी इंग्लिश बोल रहा है। तो इसमें गलती लेखकों की नहीं है, इसमें गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने क्या है, हिंदी बोलने वाले को जो सम्मान की दृष्टि से देखते ही नहीं है, तो हम हिंदी के लेखकों को कैसे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब बनेगा। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि आपको जो गद्यांश आपने पढ़ा है उसका टाइटल क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय जो शिक्षित हैं उनकी दुर्व्यवस्था, भारतीय शिक्षितों की इंग्लिश का जो मुँह है, क्या भारत की दुर्व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही जवाब हो जाएगा, 100वां क्वेश्चन है और आपको सही जवाब देना है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या, भारतीय लेखकों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, यही हमारे गद्यांश का टाइटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 100 आप सभी के सामने। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि भारत में सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, यानी खुद को सेटिस्फाइड मानता है। भारत का सुशिक्षित समाज, भारतीय, अंग्रेजी, देसी के हिंदी। तो 101 का सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा वो सुशिक्षित आपको तब मानता है जब वह खुद को अंग्रेजी के उपन्यास या नोवेल पढ़ लेता है, तो कहता है कि मैंने तो नोवेल पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिया है, लेकिन वो हिंदी को इतनी वरीयता नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 102वां कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग को अरुचि की भावना है, नगरवासी की, सुशिक्षित की, अनपढ़ की या उच्च की। तो क्वेश्चन नंबर 102 का दीजिएगा सही जवाब। तो हम बताएंगे जो सुशिक्षित व्यक्ति है ना, उनको अरुचि की भावना होती है भारतीय साहित्य पढ़ने के प्रति। तो ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 102 का। नेक्स्ट चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा गद्यांश से
कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग पढ़ते नहीं हैं। वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। या ऑप्शन नंबर डी है, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। तो 103 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, क्योंकि उनके साहित्य को जो भारत के सुशिक्षित लोग होते हैं ना, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। वो इंग्लिश के नोबल पढ़ने में ही अपने आप को गौरवान्वित यानी कि अपना बड़ा समझते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन नंबर 103 का सही जवाब हो जाएगा। और ये 5 क्वेश्चन जो थे, ये हमारे 5 क्वेश्चन जो थे, ये थे हमारे गद्यांश से संबंधित। गद्यांश को पढ़ने के बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि गद्यांश से ही संबंधित क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी, यानी कि मीराबाई किसकी स्टूडेंट थी। मीराबाई के आपको टीचर का नाम बताना है। संत एकनाथ की, संत तुकाराम की, संत रैदास की, संत नामदेव की। तो मीराबाई शिष्य थी किसकी, आप बताएंगे। ये रैदास जो संत थे उनकी शिष्या थी। पर ये किसकी, ये पूजा किसी करती थी, तो श्री कृष्ण की ये पूजा करती थी, उनको अपने पति के रूप में पूजती थी। तो मीरा के गुरु कौन थे, आप बताएंगे संत रैदास। अगर आपको करंट अफेयर में आपको पढ़ा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनारस में इनकी 25 फीट की मूर्ति भी स्थापित की गई है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। अभी आपको पता होगा कि संत रैदास की पीछे जयंती बीती है, तो ये करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संत रैदास की मूर्ति को कहाँ पर स्थापित किया गया, बनारस में, और ये कितनी इसकी लंबाई है, तो आप बताएंगे 25 फीट की। तो करंट अफेयर को भी आपको साथ में तैयार करते हुए चलना है। आगे क्वेश्चन नंबर 105 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बांगरू, भोजपुरी या राजस्थानी। तो पश्चिमी हिंदी से किस भाषा का विकास हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे बांगरू। और आप कहेंगे ये बांगरू क्या है, उपभाषा है किसकी, हरियाणवी हिंदी की। तो आपको पता होगा ना, हरियाणवी को हम कभी कभी क्या है, हरियाणवी को हम बांगरू भाषा भी बोल देते हैं। तो कभी कभी इनकी उपभाषाएं भी पूछ लेता है। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो हरियाणवी जानते थे, बांगरू कहाँ से आ गया। लेकिन आपको ये तो पता है कि अवधी कहाँ से आई है, ये पूर्वी हिंदी की है। भोजपुरी हो जाएगी बिहारी हिंदी की, और राजस्थानी हिंदी तो राजस्थानी की है। तो बसता ऑप्शन एक ही है। तो इस प्रकार से भी आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है इंटेलिजेंट और एक होता है एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंट बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करते हैं कि मुझे पक्का पता, जैसे मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया बांगरू होगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद था। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस इसको होगा, वो कहेगा पश्चिमी हिंदी में अवधी भाषा नहीं आएगी, क्योंकि इसका पूर्वी हिंदी से हुआ है। भोजपुरी का बिहारी हिंदी से हुआ है, और राजस्थानी का राजस्थानी हिंदी से होगा। तो वो क्या करेगा, पहले अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देगा ऑप्शन को, अब वो डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएगा। तो आपको समझ में आ गया एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट क्वेश्चन को करने का क्या फर्क होता है, यही फर्क होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 105 है, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया का विशेषण है। नहीं निषेधात्मक वाचक का, निश्चय बोधक का, प्रश्नवाचक बोधक का, या विधिवाचक बोधक का। अगर किसी वाक्य में अगर आपको ये समझ में अगर नहीं लगा है, तो आपको समझना नहीं का मतलब होता है नोट, और नोट का मतलब होता है निर्देश, मतलब कि निषेधात्मक वाचक। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं सकता, ये भी लास्ट है। ये 107वां क्वेश्चन है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था कि निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। समुद्र का आपको साइनोनिम बताना है। बैराग है, रत्नाकर है, भोर है, क्या भव है। तो आप बताएंगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जल्दी से सवाल का कीजिएगा आंसर। तो आप बताएंगे जो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा रत्नाकर। ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे समुद्र के अन्य ही पूछ ले तो आप बताएंगे पयोधी। पयोधी भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। रत्नाकर तो आपका हो ही गया। एक हो जाएगा पारावार, ये आपका नया है। एक हो जाएगा नदीस, बारिद और जल्दी और निर्धी भी क्या हो जाएगा, ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर आप जल के जो पर्यायवाची होते हैं अगर उसमें आप धी शब्द जोड़ देते हैं तो वो समुद्र के बन जाते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 अभी क्वेश्चन हमारे हैं, मेघ और मेध समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ बताना है। यज्ञ है, जल है,
यज्ञ है, बादल है, बादल या जीवन, या बादल या यज्ञ। देखिए मेघ से आपको तो ये पता चल गया होगा कि बादल तो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 108 का। लेकिन आपको बताना है मेध का क्या होगा, तो आप बताएंगे मेध का होता है यज्ञ। अगर आपको एक भी आता तो आप इसका आंसर लगा सकते थे, वैसे तो आपको दोनों ही आंसर पता होने चाहिए। तो मेध का हो जाएगा बादल, एक का हो जाएगा यज्ञ। ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट जवाब है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है कि स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन किए, उसको नायिका कहते हैं, गायिका बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं, नर्तकी बोलते हैं। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसको हम बोलते हैं अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करता है उसको बोलते हैं अभिनेता। नायिका बोलते हैं जो नाटक को करती है, गायिका जो गायन करती है, और नर्तिका जो डांस करती है। तो ऑप्शन नंबर के 109 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 110 हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है मानसरोवर, यहाँ पर लिखा है मानसरोवर। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो अब क्वेश्चन नंबर 110 का दीजिएगा सही जवाब। रामचंद्र शुक्ल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महादेवी वर्मा है, या प्रेमचंद हैं। तो मानसरोवर किसकी संरचनाओं के रचनाओं का संकलन है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगी मुंशी प्रेमचंद की, जिनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इनको कलम का सिपाही किसने कहा है? तो आप बताएंगे अमृत राय ने कहा है। और अमृत राय कौन थे? इनके पुत्र ही थे, जिनको क्या है कलम का सिपाही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर अब आपसे पूछ ले कि और इनकी क्या होती है, कि प्रेमाश्रय भी इनकी हो जाएगी, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, कफन, बूढ़ी काकी, ईदगाह। तो इनकी क्या थी? ये फेमस कहानियाँ थी। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन। ये हमारा टेस्ट नंबर था 4। तो मैं बता दूं, आपने हिंदी के जो 18 की दोनों शिफ्ट और 17 की दोनों शिफ्ट में फरवरी में जो 2024 में यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे, आपने उसकी चारों के चारों टेस्ट पेपर लगा लिए हैं हिंदी के। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि PYQ किस प्रकार से आते हैं। आप जो कंटेंट कर रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो सभी आप आपका खुद से आकलन कर सकते हैं। आपने इन क्वेश्चन में से कितना किया ये आपको पता चल गया होगा, आपकी कहाँ पर कमजोरी ये भी पता चल गया होगा। अगर आपको सेशन पसंद में आए तो आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और बने रहना है अपने चैनल के साथ। तो ये था आज का हमारा हिंदी का टेस्ट नंबर 4। आई होप आप सभी ने बहुत अपना बेस्ट किया होगा। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत हुई होगी तो वो आप क्या है अपनी रणनीति बनाइएगा और साथ में अपने आप को तैयार करते रहिएगा। तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन पर इसी जोश इसी उम्मीद के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को बनाए रखना है, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसको जल्दी से जल्दी जितना हमारा बड़ा परिवार बनेगा उतना ही हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच।